हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी के एग्जाम लवर्स पर। मैं हूं राजन महाजन और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन यानी कृषि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्रांतियों के बारे में, जिसका आपके एग्जाम में एक न एक प्रश्न डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से पूछा जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम सभी प्रकार की क्रांतियों पर डिस्कस करेंगे। आप वीडियो के अंत तक रहिए मेरे साथ, बहुत महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन आपको पॉइंट टू पॉइंट मिलने वाली है और वो सभी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे जो अभी तक के आपके एग्जाम में आई हुई हैं। क्योंकि एग्रीकल्चर के क्षेत्र में भारत में बहुत सारे इनोवेशन हो रहे हैं, बहुत सारी रेवोल्यूशन समय समय पर आती रहती हैं। तो उनसे रिलेटेड हमारे जो बहुत सारी अनाउंसमेंट और गवर्नमेंट द्वारा बहुत सारे क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष नाम दिया जाता है और उन विशेष नामों को किस चीज से हम लोग रिलेट करते हैं सब एक पॉइंट में डिस्कस करेंगे। आपके कोई भी एग्जाम हो, चाहे आपका पेट हो, लेखपाल का एग्जाम तो आपका हो चुका है, आगे भी और एग्जाम जो होने हैं, वनडे एग्जाम जो भी, यहाँ तक कि पीसीएस का भी एग्जाम होता है तो उसमें भी एक प्रश्न आता है। तो कोई भी आप एग्जाम लेंगे उसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक प्रश्न आपका कृषि रेवोल्यूशन यानी एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन से प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ सेशन को। एक एक प्रश्न पर हम लोग डिस्कस करेंगे। और एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन होता क्या है? कृषि के क्षेत्र में वो सभी प्रकार के नए इनोवेशन के माध्यम से, नई टेक्निक के माध्यम से, और साथ ही साथ एग्रीकल्चर के फील्ड में आपके जो बहुत सारे फर्टाइल होते हैं, न्यू इनोवेशन, न्यू टेक्निक, फर्टाइल, और साथ ही साथ और सामर्थ्यवान किसान बना करके ये रेवोल्यूशन क्रिएट किया जाता है। और इस सबको मिला करके एक वर्ड बोल सकते हैं हम लोग एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन। तो इसी को हम लोग एक डेफिनेशन है इसकी। अब इसके एक पॉइंट को समझना है तो कितनी प्रकार की आज तक की महत्वपूर्ण कृषि से संबंधित क्रांतियां आई और उनका हमारे विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में क्या योगदान रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले यहां पर हरित क्रांति, वो कोई बात नहीं, यहां पर आपका थोड़ा सा मिस है ना, हो जाता है, और लिखने में तो आप जानते ही हैं। यहाँ पर हरित क्रांति आपका हरित लिखा है और यहाँ पर हाल लिखा नहीं गया, कोई दिक्कत नहीं, हरित लिख लिया मैंने। ग्रीन रेवोल्यूशन, ग्रीन का मतलब आप जानते हैं कि ऐसा एग्रीकल्चर का फील्ड होगा जहां पर हरा भरा एनवायरनमेंट डेवलप किया जाएगा, जिसको हम लोग हरित क्रांति बोलेंगे। और हरित क्रांति शब्द कैसे आया, इसकी कैसे उत्पत्ति हुई, किसके द्वारा ये शब्द दिया गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इस ग्रीन रेवोल्यूशन को विश्व में प्रथम क्रांति माना जाता है, प्रथम कृषि क्रांति, यानी दुनिया में जो भी क्रांतियां हुई कृषि से लेकर के सबसे पहली क्रांति जो कहलाती है वो कृषि क्रांति आपकी। और सबसे पहले इसको लाने का जो शुरुआत होती है 1960 में मैक्सिको, यहाँ पर आप देख सकते हैं पॉइंट 1960 में आपके मैक्सिको से हरित क्रांति की शुरुआत मानी जाती है। और मैक्सिको यहाँ पर अमेरिका भी बोल सकते हैं हम, लेकिन ये अमेरिका कहाँ पर, मैक्सिको एक देश है आप जानते हैं और अमेरिका कॉन्टिनेंट में पड़ता है। ये अमेरिका दक्षिण और उत्तरी अमेरिका है। बेसिकली जो हरित क्रांति होती है, और गेहूं और चावल, आप लोगों ने पढ़ा होगा एग्जाम में ये प्रश्न बहुत आता है। हरित क्रांति जो आपकी फील्ड है स्पेशल, वो है आपके गेहूं और चावल। इन दोनों के लिए विशेष रूप से लाई गई थी कि दुनिया भर में जो भी खाद्यान्न की समस्या है, क्योंकि गेहूं और चावल पूरी दुनिया का एक प्रकार से माना जाए तो मुख्य भोजन रहता है, भारत का तो है ही, और भी दुनिया की बहुत सारी कंट्रियां जहां पर गेहूं और चावल का अपना एक विशेष महत्व है और ये जीवन की मुख्य खाद्यान्न में शामिल किए जाते हैं। तो गेहूं और चावल पर स्पेसिफिक है ये ग्रीन रेवोल्यूशन। अब यहाँ पर आप देखेंगे ग्रीन रेवोल्यूशन शब्द किसने दिया, तो सबसे पहले ग्रीन रेवोल्यूशन जो लाने का काम है वो किया नॉर्मन बोरलांग ने। यहाँ पर नॉर्मन बोरलांग से पहले एक चीज और जान लें, एक शब्द दिया था विलियम गॉड बोला जाता है इनको। यहां पर एक मिनट देखेंगे, थोड़ा सा मिस है। विलियम गेलेड, विलियम गॉड कहा जाता, विलियम गेट कहा जाता, कई नाम है इनके। विलियम गेट ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले ग्रीन रेवोल्यूशन की बात की, उन्होंने इस शब्द का जिक्र किया था। बाकी इस ग्रीन रेवोल्यूशन को लाने का काम जो करते हैं नॉर्मन बोरलांग, इनका नाम याद रखिएगा। पूरी दुनिया में जो हरित क्रांति की चर्चा होगी तो सबसे पहले नॉर्मन बोरलांग का नाम आएगा, और नॉर्मन बोरलांग के द्वारा पूरी दुनिया भर में हरित क्रांति का बिगुल फूंका गया। और ये एक प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक थे
जिनको विश्व में हरित क्रांति का जनक माना जाता। देखिए 2 प्रश्न आपके एकदम आउट। अब नॉर्मन बोरलॉग कौन थे? एक कृषि वैज्ञानिक थे। एक छोटा सा बात। दूसरी बात, जिनको विश्व में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, यानी हरित क्रांति ग्रीन रेवोल्यूशन का दुनिया में यदि क्वेश्चन आए कि हरित क्रांति का जनक किसको कहा जाता है, इंडिया की बात ना की जाए और यहाँ पर 4 ऑप्शन रखे हो तो नॉर्मन बोरलॉग, और भारत में हरित क्रांति के जनक तो उनका अलग अपना है ना। यहाँ पर नोबेल पुरस्कार की जिक्र क्यों हो गया? क्योंकि नॉर्मन बोरलॉग को 1970 में समाज सेवा या शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। यानी ये एक कृषि वैज्ञानिक थे। कृषि के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है, लेकिन इनके द्वारा समाज की जो सेवा की गई ग्रीन रेवोल्यूशन के माध्यम से और शांति बढ़ाई गई, क्योंकि गरीब से गरीब लोगों को क्या जरूरत होती? सबसे पहले खाद्यान्न उनकी मुख्य समस्या होती है, और उससे निजात दिलाने के लिए दुनिया भर में खाद्यान्न की आपूर्ति बढ़ाने के लिए उनके जो प्रयास थे, इसी को लेकर के 1970 में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। नोबेल पुरस्कार के बारे में आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे और कई बार मैंने चर्चा की। मैं और बता देता हूं थोड़ा सा नोबेल पुरस्कार के बारे में आपको। नोबेल पुरस्कार बेसिकली आपके 6 फील्ड में दिए जाते हैं। 6 फील्ड आपका सबसे पहले दिया जाता है आपका मेडिसिन, यहां पर मैं शॉर्ट लिख दे रहा हूं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, लिटरेचर, पीस, कितना हो गया 1 2 3 4 5, और लास्ट है आपका इको यानी इकोनॉमिक्स। 6 फील्ड में आपका दिया जाता है, और 6 फील्ड में देने का मतलब है कि ये जो इनको 1970 में मिला ये क्या था? पीस का था। यानी आपका नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। 6 क्षेत्रों में लास्ट का जो क्षेत्र है पहले सिर्फ 5 का था, और 1969 से 6वां फील्ड जोड़ा गया इकोनॉमिक्स। और शुरुआत की बात करें तो 1901 से नोबेल पुरस्कार के देने की शुरुआत होती। तो ये तो है नोबेल पुरस्कार से संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन। ये भी आप जान लीजिए, क्योंकि एग्जाम में प्रश्न पूछता है तो हम लोगों को उसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेना जरूरी है। 6 फील्डों में आपका नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। 1901 से देने की इसकी शुरुआत होती है। 1969 में 6वां फील्ड इकोनॉमिक्स जोड़ा गया, और इनका जो महत्वपूर्ण योगदान था डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग का, ये समाज सेवा और शांति के क्षेत्र में था, इसलिए उनको 1970 में नोबेल प्राइज। ये प्रश्न एक बार पूछा गया है, इसकी याद रख लीजिए। ये पॉइंट है, बहुत बढ़िया पॉइंट है ना। नोबेल पुरस्कार तो आपका कभी भी कोई एग्जाम हो उसमें पूछा ही जाता है। नेक्स्ट, नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार पूछा जाए किस क्षेत्र में, तो आप सीधा दिमाग लगा लीजिए, याद रहे आपको, यदि आपने पढ़ा है और समझा है तो नॉर्मन बोरलॉग सीधा है आपका एग्रीकल्चर, राइट आंसर। यहाँ पर देखिए क्या, क्योंकि उन्होंने कृषि के क्षेत्र में जो भी व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में विशेष काम करता है, जैसे महात्मा गांधी, तो उनके नाम के आगे शांति पुरस्कार, यानी उन्होंने समाज में शांति फैलाने का काम किया। अब बहुत सारे लोग हैं जो जिस क्षेत्र से जुड़े रहे उन्हीं के नाम से रिलेटेड पुरस्कार दिए जाते, लेकिन हमको उनका फील्ड पहले जानना होता। नॉर्मन बोरलॉग हम लोग जान गए कि कृषि से रिलेटेड थे, तो नॉर्मन बोरलॉग किस क्षेत्र में दिया जाता है? कृषि के क्षेत्र में। यहाँ पर प्रश्न को बस थोड़ा सा याद रखा जाता है, बहुत ज्यादा उस पर विचार करने की जरूरत नहीं पड़ती है। यहाँ लिखा कृषि के क्षेत्र में प्रतिवर्ष मैक्सिको या मैक्सिको अमेरिका गवर्नमेंट द्वारा इसको दिया जाता है। और नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार कृषि के क्षेत्र में विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार है, यानी आपका एग्रीकल्चर के फील्ड में नॉर्मन बोरलॉग सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। जैसे नोबेल पुरस्कार विशेष प्रकार के क्षेत्रों के लिए दुनिया के सबसे बड़े पुरस्कार है, ऐसे नॉर्मन बोरलॉग कृषि के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार है। इसकी शुरुआत 1973 में हुई। देखिए 1970 में खुद नॉर्मन बोरलॉग को शांति के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार मिला, और उसके बाद फिर 1973 से उन्हीं के नाम पर नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार देने की शुरुआत हुई। यहाँ पर एक विशेष पॉइंट, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार पाने वाले भारत के प्रथम व्यक्ति, याद रखिएगा, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। इनको तो आप कभी भूलिए मत। यदि आपको जीएस में 1 नंबर हमेशा अपने एग्जाम में बढ़ाना है तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन और नॉर्मन बोरलॉग को आप कभी ना भूलिए। ये एग्जाम में आपके बहुत पूछे जाते हैं। और नॉर्मन बोरलॉग तो जैसे विश्व में है, लेकिन इंडिया में जब हम लोग पढ़ते हैं तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, बहुत नाम इनका आता है। और पाने वाली पहली महिला यदि भारत की बात करें तो डॉक्टर अमृता पटेल। ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण, एग्जाम में ये प्रश्न दोनों पूछे गए हैं नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार से, तो आप याद रखिएगा। प्रथम जो व्यक्ति थे भारत के डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, और नॉर्मन बोरलॉग पाने वाली महिला डॉक्टर
अमृता पटेल। तो ये तो नॉर्मल बोलांग पुरस्कार, हरित क्रांति और सभी क्षेत्रों के हो गए। अब उन फील्ड की बात करना है हमको जिस फील्ड के लिए हम लोग आज क्लास ओरिएंटेड किए हैं। ये सिर्फ डिटेल है ना। हरित क्रांति का एक एग्जाम में प्रश्न डेट का भी आता है, तो डेट भी याद रखिए आप। यहां पर डेट का प्रश्न आता है 1966 और 67, याद रखिएगा। ये जो डेट है 1966 67 ऐसे आपके एग्जाम में आता है, या फिर ये डेट पूछेगा या फिर ये ऑप्शन में आपके दोनों नहीं रहेंगे, एक साथ मिलाकर। उत्तर प्रदेश के पंतनगर, याद रखिएगा उत्तर प्रदेश के पंतनगर था, बट ये उत्तर प्रदेश अब नहीं है, ये अब हो गया उत्तराखंड। उत्तराखंड में है फिलहाल में, और 2000 तक ये आपका उत्तर प्रदेश में रहा करता था। और पंतनगर भारत का पहला कृषि जो कहते हैं कृषि विश्वविद्यालय था, और वहीं से हरित क्रांति 1966 67 की शुरुआत की गई। यहां पर नेक्स्ट पॉइंट लिखा है कि डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। ये मैंने आपको पढ़ा दिया, ये प्रश्न है, ये उनकी फोटो यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। इनने भारत में जो कृषि का, आज भी हम लोग कोई भी क्षेत्र देखें, सबसे पहले क्षेत्र खाद्यान्न का आता है, क्योंकि इसके बिना जीवन असंभव है। क्योंकि खाने में महत्वपूर्ण दाल चावल तो नहीं है, गेहूं और चावल है ना। गेहूं और चावल का कॉम्बिनेशन है, और भारत में ये मुख्य खाद्यान्न फसलें मानी जाती हैं। एम.एस. स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति लाने वाले पहले व्यक्ति। ये तो हो गई उनकी जानकारी। अब बढ़ते हैं हम लोग दूसरा, ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद ऑपरेशन फ्लड, व्हाइट रेवोल्यूशन। भारत में श्वेत क्रांति। आपने अमूल का दूध तो जरूर पिया होगा, आप लोगों में से जितने भी लोग होंगे गांव से होंगे, तो हो सकता है शायद ना लिया हो कभी, लेकिन फिलहाल आज का एक नया जमाना है, लगभग सब लोग जानते होंगे। यदि जिसने ना खरीदा हो तो वो जानते होंगे। अमूल एक दुनिया का एक सहकारी संघ का भारत में एक बहुत बड़ा उदाहरण भी है, और इसको लाने का काम करते हैं डॉक्टर वर्गीज कुरियन। द मिल्क मैन ऑफ इंडिया इनको कहा जाता है। प्रश्न आपके एग्जाम में आया हुआ है, द मिल्क मैन ऑफ इंडिया, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। इनके यहाँ पर पिक्चर है, आप देख सकते हैं। ऑपरेशन फ्लड या श्वेत क्रांति इसको बोला जाता है, क्योंकि हर एक चीज के कई नाम होते हैं। व्हाइट रेवोल्यूशन, याद रखिएगा, व्हाइट रेवोल्यूशन इनके क्रांति को कहा जाता है इंग्लिश में, और ऑपरेशन फ्लड इसको हम लोग दूसरे रूप में बोलते हैं। उसी के माध्यम से भारत में 1970 में इसको लाया गया था, और दूध के उत्पादन को बढ़ाने के लिए। मिल्क मैन ऑफ इंडिया आपका एग्जाम में प्रश्न आया है, इसको याद रखिएगा। श्वेत क्रांति जिसको हम लोग ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जानते हैं, लाया कब गया था? 1970 में। और श्वेत क्रांति का जनक किसको कहा जाता है? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। ये 3 पॉइंट याद रखना है। व्हाइट रेवोल्यूशन क्या है, श्वेत क्रांति क्या है, वो तो हिंदी इंग्लिश हो गया। इसी का दूसरा नाम है ऑपरेशन फ्लड, इसको 1970 में लाया गया, डॉक्टर वर्गीज कुरियन द्वारा लाया गया। द मिल्क मैन ऑफ इंडिया इनको नाम से जाना जाता है। श्वेत क्रांति के इनको भारत में जनक बोला जाता है। ये थे 4 से 5 पॉइंट, बहुत महत्वपूर्ण, एग्जाम में ये प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा श्वेत क्रांति। नेक्स्ट हम लोग रेवोल्यूशन पढ़ेंगे। अब थोड़ा सा महत्वपूर्ण पॉइंट, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने जो सबसे ज्यादा पूछी जाती है उनके बारे में पढ़ा। अब हरित क्रांति को मैंने बढ़ा दिया है, गेहूं और धान की पैदावार, या गेहूं चावल बोल सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे श्वेत क्रांति, जिसको मैंने व्हाइट रेवोल्यूशन आपको बता दिया है, 1970 में आई। इसकी आगे हम लोग चर्चा कर चुके ऑपरेशन फ्लड की। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग पीली क्रांति। तिलहन और सरसों के क्षेत्र में जो क्रांति होती है उसको बोलते हैं येलो रेवोल्यूशन या पीली क्रांति। खाद्य तेलों और तिलहन फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए इसको लाया गया था, और इसको बोलते हैं येलो रेवोल्यूशन। बस डायरेक्ट इतना पूछता है और कुछ नहीं, क्योंकि हर क्रांति के जनक कभी पूछे नहीं गए हैं, और हर क्रांति के जनक जानने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ हम लोग फील्ड जाने। ब्लू रेवोल्यूशन, नीली क्रांति। आप जानते हैं कि नीली मछलियां लगभग आपको समुद्र में या पानी में रहती हैं, उनका कलर भी लगभग नीला नीला दिखता है, पानी में सफेद भी होती हैं ऐसा नहीं है, लेकिन इसको ब्लू रेवोल्यूशन नाम दिया गया है। और मत्स्य उत्पादन, पिसीकल्चर जिसको बोलते हैं, मछलियों को उत्पादन को बढ़ाने के लिए, पिसीकल्चर को डेवलप करने के लिए ब्लू रेवोल्यूशन को लाया गया था। और इसी के साथ भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश भी बना। इस क्रांति के दिन थी ब्लू रेवोल्यूशन की, कि भारत में मत्स्य उत्पादन में और वृद्धि हुई, और भारत दुनिया का दूसरा लार्जेस्ट प्रोडक्शन करने वाला देश बन गया। नेक्स्ट देखेंगे रेवोल्यूशन हम लोग गुलाबी क्रांति, है ना। गुलाबी आंखें जो तेरी देखे, है ना, तो ये गुलाबी आंखें नहीं, गुलाबी रेवोल्यूशन है, पिंक रेवोल्यूशन जिसको बोलते हैं। और ये गुलाबी
आपने प्याज और झींगा, झींगा मछली शायद आप लोग जानते हो, पानी में पाई जाती है, और प्याज और झींगा मछली दोनों चीजों के लिए लाई गई थी, है ना। झींगा एक मछली होती, कभी एक प्रश्न आया हुआ था एग्जाम में कि झींगा क्या है ना। तो झींगा एक सब्जी है? नहीं। झींगा एक फल है? नहीं। झींगा एक मछली है, और इसी के उत्पादन के लिए पिंक रेवोल्यूशन लाया गया था। और साथ ही साथ विश्व का सबसे बड़ा झींगा उत्पादक देश भी हमारा भारत है। नेक्स्ट रेवोल्यूशन है ब्लैक रेवोल्यूशन, काली क्रांति। काली तो आप समझते ही हैं, पेट्रोलियम और जीवाश्म जो ईंधन होते हैं, इनकी जो उत्पादकता बढ़ाने के लिए और इस क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस प्रकार के रेवोल्यूशन को लाया गया था। इसको बोलते हैं ब्लैक रेवोल्यूशन। पेट्रोलियम या खनिज तेल, खनिज तेल वही है पेट्रोलियम, यानी पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, है ना, और उसके उत्पाद, इनको बढ़ावा देने के लिए और इस क्षेत्र में भारत को धीरे धीरे आत्मनिर्भर बनाने के लिए। और साथ ही साथ पेट्रोल में 10% बायोडीजल को मिलाने के लक्ष्य, यानी मेथनॉल होता है ना, अभी बहुत ज्यादा चर्चा में रहता है कि पेट्रोलियम में 10% मेथनॉल मिलाया जा रहा है, वो सक्सेस है। और उससे क्या होगा कि 10% जो पेट्रोल हम लोग डालते हैं, 90% आपका पेट्रोल रहेगा, 10% मेथनॉल, और उससे आपकी क्या होगी, कोई भी ऑटोमोबाइल या कोई भी साधन आपका चल सकता है। तो ये उसी के लिए लाया गया था ब्लैक रेवोल्यूशन। नेक्स्ट देखेंगे धूसर क्रांति, ग्रे रेवोल्यूशन। शब्द है हिंदी का, इंग्लिश का मैंने यहां पर दोनों दिया हुआ है। ग्रे रेवोल्यूशन, ग्रे रेवोल्यूशन का मतलब क्या है? उर्वरक, फर्टाइल। आपके जो उर्वरक होते हैं, फर्टाइल होते हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए। क्यों? क्योंकि भारत में जब हरित क्रांति आई, बहुत सारे उन्नत बीज डेवलप हुए, उनके लिए खाद की आवश्यकता, क्योंकि जब लोगों को धीरे धीरे अवेयरनेस बढ़ी, खेती का उत्पादन बहुत अच्छे से करने लग गए, तो उसके लिए उर्वरक की भी आवश्यकता महसूस होने लगी, और उसके लिए लाया गया ग्रे रेवोल्यूशन, धूसर क्रांति। याद रखिएगा, धूसर, ग्रे हिंदी में, इंग्लिश में, और उसके साथ जो क्षेत्र है उसका क्या है? उर्वरक उत्पादन। नेक्स्ट है रजत, इसको तो आप भूलिए मत, कॉमनवेल्थ गेम्स चल रहे हैं फिलहाल में, और रजत, ब्रॉन्ज और गोल्ड, 3 शब्द रोज हम लोग सुनते हैं ना। रजत का मतलब हिंदी में शुद्ध बोलते हैं चांदी को, है ना। सिल्वर जो कलर से लिया गया, सिल्वर रेवोल्यूशन। अंडा उत्पादन और मुर्गियों के उत्पादन को लिया गया है, क्योंकि मुर्गियों के उत्पादन होगा, उन्हीं से क्या होंगे? अंडे उत्पन्न होंगे, है ना। तो अंडा उत्पादन मुख्य रूप से लिया गया है रजत क्रांति। और अंडा का सबसे बड़ा उत्पादक जो स्टेट है उत्तर इंडिया में, आंध्र प्रदेश। रजत क्रांति अंडा उत्पादन के लिए, धूसर क्रांति उर्वरक उत्पादन के लिए। नेक्स्ट देखेंगे सुनहरी, गोल्डन रेवोल्यूशन। गोल्डन, देखिए सुनहरी, सुनहरी का मतलब अब सोने से ना समझिए कि सोने के उत्पादन के लिए है। तो ये जो रेवोल्यूशन लाई गई थी वो आपकी लाई गई थी बागवानी उत्पादन, बागों में बहुत सारे फल फूल, इन सब का उत्पादन बढ़ाने के लिए इस रेवोल्यूशन को लाया गया था। मुख्य रूप से सेब के उत्पादन को डेवलप करने के लिए, इसको कहते हैं गोल्डन रेवोल्यूशन। और साथ ही साथ ये फल और सब्जियों में भी भारत का देखें तो दुनिया में दूसरा स्थान है भारत का, है ना। तो भारत का बहुत सारी चीजों में धीरे धीरे स्थान बढ़ता जा रहा है। चीन के बाद लगभग बहुत सारी चीजों में भारत का दूसरा स्थान है। इन्हीं सब चीजों के लिए एक रेवोल्यूशन लाए गए थे, ताकि और भी हम लोग इससे आगे जा सके। नेक्स्ट है रेनबो रेवोल्यूशन। इंद्रधनुष का मतलब होता है कि 7 प्रकार की, भाई इंद्रधनुष में 7 कलर होते हैं, आप जानते हैं 7 कलर होते हैं इंद्रधनुष में आपके, और 7 जो कलर होते हैं उनसे मिलकर के बना होता है एक इंद्रधनुष। इसमें लगभग महत्वपूर्ण जितनी भी क्रांतियां हैं, इनको साथ मिला करके रेनबो रेवोल्यूशन चलाया गया। और साथ ही साथ जुलाई 2000 में नई कृषि नीति को लागू किया गया, और नई कृषि नीति जब लागू की गई उसमें ये 7 फील्ड को लाया गया, और इसी को मिलाकर के नाम दिया गया रेनबो रेवोल्यूशन। तो रेनबो का मतलब 7 कलर, 7 प्रकार की जो क्रांतियां हैं वो सभी मिलकर के एक रेनबो रेवोल्यूशन के रूप में डेवलप की गई। नई कृषि नीति आपकी 2000 में लाई गई थी। नेक्स्ट देखेंगे सदाबहार, कहते हैं ना एकदम वो सदाबहार आदमी, एवरग्रीन, है ना, होते हैं ना पर्सन में कुछ होते हैं एवरग्रीन, तो उन्हीं से लेकर के शब्द बना है एवरग्रीन रेवोल्यूशन या सदाबहार क्रांति। इसका मतलब है कि मिट्टी को उन्नत बनाना। ओहो, अरे मेरे भाई पेन साथ क्यों छोड़ रहे हो, है ना। इसका उद्देश्य है मिट्टी को उन्नत बनाना, किसानों को लोन देना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और कृषि शोध को बढ़ावा देना है, यानी सदाबहार। ज्यादातर जो आपका ग्रीन रेवोल्यूशन आया था उसी को और उन्नत करना, ताकि उससे ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ें
और जो कृषि क्षेत्र में नए रेवोल्यूशन के साथ हम लोगों ने कुछ नई चीजें डेवलप की, उससे क्या होगा, अब और किसान सशक्त हों, उसके लिए एक नई क्रांति और ऐड की गई, जिसको बोलते हैं एवरग्रीन। नेक्स्ट है गोल क्रांति। गोल, गोल क्या होता है, अंडा भी लगभग लगभग गोल होता है और आलू, है ना। तो अंडा तो हम लोग पढ़ चुके, और ये क्या है अब, आलू के लिए। इसका संबंध देश में आलू, क्योंकि आलू जो है मुख्य सब्जी है हमारी, है ना। आलू का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है और साथ ही साथ आलू एक मुख्य सब्जी के रूप में यूज की जाती है हमारे ओवरऑल इंडिया में। भारत में सबसे ज्यादा जो आलू होता है वो हमारे उत्तर प्रदेश में, है ना। ये डीबीसी जो चलता है ना, दाल भात चोखा, तो चोखा का मतलब आलू से ही बनता है ना। तो उत्तर प्रदेश में आलू का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, और इंडिया में जो आलू का उत्पादन है वो दूसरे नंबर पे है दुनिया में, चीन के बाद। आलू के लिए रेवोल्यूशन लाया गया था, राउंड रेवोल्यूशन या गोल क्रांति। आई होप यहाँ तक आप लोग सब समझ गए होंगे पॉइंट। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, कुछ प्रश्न कर लेते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 20th century during decades of for adopting new, यहां पर आप देखिए क्वेश्चन है, adopting new एग्रीकल्चर स्ट्रेटजी। आपका मैंने बताया कि किस डिकेड यानी किस दशक में लाया गया था, 20वीं शताब्दी के किस दशक में लाया गया था, तो आप बताइए। मैंने आपको डेट बताई है 1966 और 67, तो ये आपका जो आ जाएगा इस डिकेड में 70 के दशक में, 70 के दशक में आपका आएगा 1966-67 है, तो ये आपका ऑप्शन बी इसका क्या होगा, राइट आंसर। ऐसे क्वेश्चन कुछ हम लोग करेंगे, 1966-67 यहाँ लिख देता हूं मैं। और ग्रीन रेवोल्यूशन सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है, इस पे स्टार लगा लीजिए। ऐसे ही नेक्स्ट प्रश्न पे हम लोग थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे, क्योंकि प्रश्न पढ़ना और उसको डिस्कस करना बहुत जरूरी है। कृष्ण क्रांति किससे संबंधित है? अब कृष्ण का मतलब काले से ले सकते हैं आप, तो इसका आप आंसर बताइएगा। तिलहन उत्पादन, टमाटर उत्पादन, उर्वरक उत्पादन या बायोडीजल उत्पादन। तो आपको मैंने बताया कि खनिज तेल आपकी काली क्रांति या कृष्ण क्रांति जिसको बोला जाता है, और ये ऑप्शन डी क्या होगा, राइट आंसर। क्योंकि उर्वरक के लिए ग्रे बताया, टमाटर के लिए लाल वाली है और तिलहन के लिए पीली, तो डी इसका क्या होगा, राइट आंसर। यहां पर देखिएगा राइट आंसर क्या होगा, डी। लग रहा है अब यहां से कहानी समाप्त हो रही, बिल्कुल। ये था आज का आपका टॉपिक एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन को लेकर के, और आई होप मैंने सभी जितने महत्वपूर्ण रेवोल्यूशन थे उन पर डिस्कस किया है। एग्जाम में जितने आपके पॉइंट बने होंगे उनसे लगभग मैंने सब पॉइंट्स डिस्कस कर दिए। आपको आई होप वीडियो भी पसंद आया होगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, रखिए अपना ख्याल। और कल का जो मेरा वीडियो रहने वाला, मैं आपको अभी से बता दूं, जो लोग चैनल पर नए हैं तो ठीक है, और जुड़ने की कोशिश करेंगे तो और बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन डे बाई डे मैं देता हूं आपको। कल है 9 अगस्त, और 9 अगस्त को आपका वीडियो आने वाला है कॉमनवेल्थ पर। बहुत शानदार वीडियो लेकर के आ रहा हूं, कॉमनवेल्थ गेम से रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन रहेगी इस वीडियो में कल। तो कल जोड़ना ना भूलिए, वीडियो को जरूर कल देखिए। कॉमनवेल्थ गेम्स से आपके करंट अफेयर्स में और साथ ही साथ स्टैटिक जीके में एक न एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है, और इस वर्ष तो भारत काफी अच्छा कर रहा है कॉमनवेल्थ गेम्स में, तो करंट अफेयर्स में भी आपका प्रश्न पूछा जाएगा। कल की क्लास में हम इसी पर डिस्कस करेंगे। आज की टॉपिक में बस इतना ही। रखिए अपना ख्याल। थैंक यू ऑल ऑफ यू।